नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं नासिक में जन्मे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष की वीर गाथा का चौथा भाग। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। 13 मार्च 1910 को लंदन के विक्टोरिया टर्मिनल से गिरफ्तार किए गए सावरकर को बंबई की विशेष अदालत में एक के बाद एक 2 उम्र कैद की सजा दी गई थी। भारत आने के बाद अगले 11 महीने उन्हें क्रम से नासिक जेल, डोंगरी जेल, बायकुला जेल, ठाणे जेल और फिर मद्रास जेल में रखने के बाद 27 जून 1911 को उन्हें 50 साल लंबे निर्वासन और कैद की काले पानी की सजा भुगतने के लिए एसएस महाराजा नामक जहाज से अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल के लिए रवाना किया गया। जहाज में सावरकर के साथ लगभग 50 कैदी और थे जिन्हें काले पानी की सजा हुई थी। 10 दिन के गंदगी भरे सफर के बाद वो अंडमान पहुंचे। अंडमान द्वीप समूह पर उस समय दुनिया की सबसे खूंखार जेल बनाई गई थी। चारों तरफ दूर दूर तक समंदर होने के कारण यहां से बचकर भागना नामुमकिन था। मलेरिया, सांप, बिच्छू और जोंक के खतरे से भरपूर द्वीप समूह पर 1958 से ही अंग्रेजी राज के विद्रोहियों और खूंखार कैदियों को लाया जा रहा था। 1864 से पोर्ट ब्लेयर से 4 किलोमीटर दूर वाइपर द्वीप पर जेल बनाई गई थी, जहां 1872 में एक वहाबी शेर अली अफरीदी ने वायसराय लॉर्ड मायो की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। ये पूरे ब्रिटिश राज के दौरान अकेली घटना थी जिसमें वायसराय की हत्या हुई थी। 26 अप्रैल 1890 को बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी सर चार्ल्स जेम्स लायल और सर्जन मेजर अल्फ्रेड स्वेन लेथब्रिज ने भारत सरकार के गृह सचिव को पोर्ट ब्लेयर की पेनल कॉलोनी में कैदियों के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि यहाँ एक ऐसी जेल बनाई जाए जिसमें छोटी छोटी कम से कम 600 कोठरियां हों। 1896 में कोई 600 कैदियों को पोर्ट ब्लेयर में एबरडीन बाजार के पास एक 60 फीट ऊंची पहाड़ी पर समंदर के ठीक किनारे एक नई जेल बनाने के काम पर लगाया गया। 1906 में ये जेल बनकर तैयार हुई और उसी साल यहाँ कैदियों से काम कराने के लिए एक कालीन बनाने का कारखाना, एक कुआं और एक मुर्दा घर बनाया गया। 1908 में जब कलकत्ते में मानिकतल्ला बम फैक्ट्री का भेद खुला तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के कैदी इस जेल में आने वाले पहले नए कैदी थे। बंगाल के कई क्रांतिकारियों के अलावा सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर भी यहीं सजा काट रहे थे। हालांकि दोनों भाइयों को एक दूसरे के एक ही जेल में होने का अंदाजा नहीं था। 7 भुजाओं के जोड़ पर 3 मंजिलों में फैली सेल्युलर जेल में 696 कोठरियां थी। हर कोठरी की लंबाई कोई 14.5 फीट और चौड़ाई 9 फीट से कम थी। पूरी कोठरी में बस एक रोशनदान होता था। 30 जून 1911 को सावरकर का नाम सेल्युलर जेल के कैदी रजिस्टर में कैदी नंबर 32778 के रूप में दर्ज किया गया। उन्हें कैदी की वर्दी के रूप में घुटनों तक का निक्कर, कुर्ता और टोपी दी गई। सावरकर को सबसे ऊपर की मंजिल के सबसे कोने वाली कोठरी में ले जाया गया, जहां से फांसी देने की जगह बिल्कुल साफ दिखाई देती थी।
हर महीने 4-5 कैदियों को फांसी देना यहां आम बात थी। सेलुलर जेल या अंडमान में काले पानी की सजा भारत की मुख्य भूमि की जेल की सजा से बिल्कुल अलग थी और इसकी तुलना बाद के राजनीतिक कैदियों की जेल की सजा से करना बेमानी होगा। ये एक जीता जागता नर्क था और यहाँ अधिकारी इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि कैदियों को उनके नर्क में होने का एहसास हो। सेलुलर जेल में सामान्य या राजनीतिक कैदियों में कोई फर्क नहीं किया जाता था। सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी छोटे कद का गुस्सैल और यातना देने के लिए बदनाम अधिकारी था। जेल में कैदियों के लिए कोई टॉयलेट नहीं थी। कोठरी में बंद होने के बाद कोठरी में ही मलमूत्र त्याग करना पड़ता था। सबके सामने खड़े खड़े बिना कपड़ों के नहाना होता था। अगर कोई कैदी सीधे तनकर खड़ा हो तो जेलर के लिए ये एक ठोस कारण था कि इस कैदी की बेंतों से पिटाई की जाए या उसे छत से जंजीरों से बांध दिया जाए। भोजन में कैदियों को आधा उबला पानी वाला चावल दिया जाता था जिसमें नमक ना के बराबर होता था। इसे गंजी कहते थे। इसमें अधपके मांस के टुकड़े या कन खजूरे यहाँ तक कि छोटे सांपों के टुकड़े मिलना भी आम बात थी। गर्मी हो या सर्दी या बरसात, एक लंबी लाइन लगाकर बहुत कम समय में ये खाना होता था। समय पूरा होते ही बाकी खाना कूड़ेदान में फेंक दिया जाता था। कैदियों को हथकड़ी पहनाकर 4 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम खड़ा रखा जाता था। अक्सर उनके पैरों में बेड़ियां तो होती ही वे आराम न कर सकें, इसके लिए दोनों पैरों में सरिये के गोल छल्ले डालते और एक बड़ा छल्ला कमर में और दोनों को एक लंबे सरिये से जोड़ देते थे। कैदियों को अपनी कोठरी में ही नारियल की जटा को कूटकर उससे रेशा निकालना होता था और उस रेशे से रस्सियां बनानी होती थी। हर कैदी को रोज 3 पाउंड रस्सी बनानी होती थी। कोठरी में या बाहर हाथ से चलने वाले कोल्हू को चलाने का काम सबसे कठिन पर अक्सर दिया जाने वाला काम था। इस काम को करने में कई कैदी मारे गए और कई पागल हो गए। जो कैदी इस काम को करने से इनकार करता या धीरे धीरे काम करता उसे कोल्हू से बांधकर जबरदस्ती घुमाया जाता था। हर कैदी को रोज 30 पाउंड नारियल या 10 पाउंड सरसों का तेल निकालना ही होता था। सावरकर लिखते हैं कि सबसे तकड़े कैदी भी कोल्हू के 20 चक्कर लगाकर चूर हो जाते थे। ये काम सुबह 6 बजे शुरू हो जाता और कम से कम 4 घंटे चलता। बीच में हाथ धोना तो छोड़िए, पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था। जब शाम को कोल्हू से निकले तेल का वजन किया जाता तो लगभग हमेशा ही वो तय वजन से कम निकलता। तब जेलर या उसका जमादार गालियां बकता और थके हारे कैदियों को मारने पीटने की सजा देता। अक्सर इतनी यातना से कैदी मौत को बेहतर मानते और बीमार होने की कोशिश करते। ऐसा कहा जाता था कि कन्हेरी नाम के एक पौधे की जड़ खाने से बुखार आ जाएगा या एक खास किस्म के बेर खाने से खूनी दस्त लग जाएंगे या अगर घाव पर एक तरल पदार्थ में डुबोया हुआ धागा सिल दें तो घाव 6 महीने तक नहीं भरेगा। कैदी ये सब तरीके इस्तेमाल करते थे पर यातना से नहीं बच पाते थे। जेलर डेविड बेरी का ख्याल और कहना था कि वो पोर्ट ब्लेयर की धरती का भगवान है और हर काम के लिए सजा या इनाम दे सकता है। घोर यातनाओं के कारण लगभग सभी कैदी बीमार होते थे पर जेल का डॉक्टर लगभग हमेशा ही उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल फिट करार देता था। जेल की 4 दीवारी के बाहर भी कईयों को काम दिया जाता था, जैसे दीवार की चिनाई के लिए ईंटें व मिट्टी ढोना, लकड़ियां चीरना, अधिकारियों की बग्घी खींचना या चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े समंदर में फेंकना। सावरकर को शुरू में 6 महीने कैद तन्हाई यानी एकांतवास में रखा गया। पहले 1 महीने तो उन्हें मोटे सन की बटाई करने का काम दिया गया
और फिर कोल्हू चलाने का काम दिया गया। कोल्हू की यातना से एक दिन पहले उन्हें बंबई विश्वविद्यालय की चिट्ठी मिली जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री रद्द कर दी गई है। कोल्हू चलाने का काम उनसे लंबे समय तक कराया गया। जेलर द्वारा इजाद की गई भयंकर यातनाओं के बावजूद सावरकर झुके नहीं। इंग्लैंड से वकालत पढ़े क्रांतिकारी, कवि और लेखक को देखकर बाकी कैदियों को भी हिम्मत मिलती। सावरकर उनसे कहते, एक दिन आएगा जब दुनिया तुम्हें सम्मान देगी, शायद तुम्हारी यहाँ मूर्तियां लगाई जाएं और हजारों लोग तुम्हें श्रद्धांजलि देने आए। सावरकर को पता नहीं था कि उनके बड़े भाई गणेश भी इसी जेल में हैं। एक दिन जब गणेश सावरकर के समूह की हाजिरी हो रही थी तो ठीक उसी समय एक पहरेदार ने शायद तरस खाकर विनायक सावरकर के समूह को भी हाजिरी के लिए अंदर भेज दिया। दोनों भाइयों ने 5 साल बाद अचानक एक दूसरे को देखा। 5 साल पहले बाबा राव अपने छोटे भाई को लंदन जाने के लिए विदा देने बंबई समुद्र तट पर जहाज तक आए थे। बाबा राव को पता ही नहीं था कि महीनों से उनके छोटे भाई भी इसी नारकीय जेल में सजा काट रहे हैं। जेल में कागज कलम की मनाही थी, पर किसी तरह विनायक ने अपने बड़े भाई को लिखा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन कष्टों की सजा झेल रहे हैं जिन्हें झेलने की हम दूसरों को नसीहत देते हैं। अंतिम विजय के लिए केवल लड़ना और लोकप्रिय होना नहीं, अनजान मौत मरना भी जरूरी है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के भारत आने पर लाल किले में दिल्ली दरबार सजा था। सभी राजनीतिक कैदियों को इस दरबार में औपचारिक माफीनामा भेजना था। अंडमान में विनायक सहित सभी कैदियों ने जेल प्रशासन को अपनी अर्जियां लिखी। बाकी कैदियों की अर्जी पर महीनों में जवाब आया, पर सावरकर की अर्जी पर हफ्ते भर में जवाब आ गया, रिजेक्टेड। बाकी कई अर्जियों पर सरकार ने सजा में हर साल 1 महीने की सजा माफ कर दी थी, यानी जिनकी सजा 10 साल की थी उनकी सजा में 10 महीने कम कर दिए गए थे। अपनी आत्मकथा में सावरकर ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो अपनी सजा कम करवाना चाहते थे और इसके लिए अच्छा आचरण और नियम पालन करते थे। जेल में कागज कलम नहीं दिया जाता था, इसीलिए सावरकर कोठरी की दीवारों पर कांटों और पत्थरियों से लिखते थे। जेलर को जब ये पता चला तो उसने उनकी कोठरी की दीवार को पुतवा दिया। इसके बाद सावरकर लिखते और हर लिखी बात को याद कर लेते। उनकी कविता कमला का पूरा 7वां खंड और लगभग 6000 छंद इसी तरह लिखे गए हैं। कुछ समय बाद नंद गोपाल, जो कभी इलाहाबाद में स्वराज अखबार के संपादक हुआ करते थे और अब अंडमान में सजा काट रहे थे, उन्होंने एक भूख हड़ताल की और उसके बाद कुछ कैदियों के लिए थोड़ी ढील दी गई। सावरकर ने जेल में ही कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें इतिहास, विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों पर जानकारी दी। जेल में 18 महीने काटने के बाद सावरकर को पहली चिट्ठी लिखने और पाने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण राव को एक सामान्य सी चिट्ठी लिखी, क्योंकि हर चिट्ठी जेल अधिकारियों के सेंसर से पास होकर ही आगे भेजी जाती थी। 29 अप्रैल 1912 को एक कैदी इंदु भूषण राय, जिन्हें अलीपुर बम केस में 10 साल काले पानी की सजा दी गई थी, उन्होंने यातना देने वालों को इंगित करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी कोठरी में फांसी लगा ली। अलीपुर बम केस के ही एक अन्य कैदी उल्लासकर दत्त बिजली के झटकों जैसी यातनाओं को झेलने के बाद विक्षिप्त हो गए और बहुत बाद में जाकर उनका कुछ इलाज संभव हो सका। इसके बाद एक दूसरे कैदी होतीलाल वर्मा ने सेलुलर जेल में कैदियों की बदतरीन हालत पर एक लंबा लेख लिखकर किसी तरह बाहर पहुंचाया, जो बिना नाम दिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने बंगाली अखबार में छाप दिया।
जवाब में सरकार ने अखबार की प्रेस को ही जब्त कर लिया। मैडम कामा जैसे कुछ क्रांतिकारी अंडमान जेल में दमन के कुचक्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा रहे थे। सावरकर ने जेल में कैदियों की हालत पर 30 दिसंबर 1912 से 4 दिन के लिए भोजन पानी त्याग दिया और हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने अगले साल अक्टूबर 1913 में वायसराय की काउंसिल में भारत सरकार के गृह सदस्य रेजिनाल्ड हेनरी क्रेडॉक को अंडमान जेल के दौरे पर भेजा। उनसे मिलने वाले कैदियों में सावरकर, अरविंद घोष के छोटे भाई बरीन घोष, इलाहाबाद के रहने वाले लेखक और इंकलाब और स्वराज्य अखबारों के संपादक रहे नंद गोपाल, बंगाल के क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास और मथुरा के रहने वाले और इलाहाबाद में स्वराज अखबार के संपादक होतीलाल वर्मा शामिल थे। सावरकर और बाकी क्रांतिकारियों ने क्रेडॉक से कहा कि अगर अंग्रेज सरकार भारत में राजनीतिक सुधार लागू करती है तो वो शांति का मार्ग अपना लेंगे। जब उनसे शांति की बात का पत्र लिखने के लिए कहा गया तो सावरकर ने कहा कि वो स्वतंत्र पत्र लिखेंगे, सरकारी नहीं। इसके बाद क्रेडॉक ने उनके पत्र लिखने पर ही रोक लगा दी। क्रेडॉक ने कहा कि अगर भारत पर ब्रिटेन की जगह रूस का राज होता तो सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को साइबेरिया भेज दिया जाता। क्रेडॉक ने यह भी कहा कि पहले के हिंदू या मुसलमान राजा विद्रोहियों को हाथी के पैरों तले कुचलवा देते थे। इसके जवाब में सावरकर ने कहा कि यदि सरकार कहती है कि क्रांतिकारियों से बर्बर व्यवहार जारी रहेगा तो हम परिस्थिति के अनुसार इसका सामना करेंगे। इसके बाद सावरकर, बरीन घोष, नंद गोपाल, ऋषिकेश कांजीलाल और सुधीर सरकार समेत कई क्रांतिकारियों ने याचिकाएं दायर की। इन सभी ने बतौर राजनीतिक कैदी बेहतर व्यवहार और सुविधाओं की मांग की। सावरकर की याचिकाओं के बारे में सच क्या है, इसका उत्तर खुद क्रेडॉक ने दिया है। यहाँ उसे छूट देना बेहद असंभव है और मैं सोचता हूँ कि वो किसी भी भारतीय जेल से भाग सकता है। वो इतना महत्वपूर्ण नेता है कि यूरोपीय धड़े के भारतीय अराजकतावादी उसके भागने का इंतजाम कर सकते हैं, जिसकी योजना लंबे समय से तैयार ही होगी। यदि उसे अंडमान की सेलुलर जेल से बाहर भेजा जाएगा तो उसका भागना तय है। उसके दोस्त आसानी से किसी द्वीप से स्टीमर का इंतजाम कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर एकत्र छोटी सी रकम बाकी काम कर देगी। क्रेडॉक के जाने के 1 महीने बाद ही दिसंबर 1913 में सावरकर ने फिर से जेल में हड़ताल की। जून 1914 में हड़ताल करने के कारण उन्हें 4 महीने लगातार आड़ी डंडा लगाकर बेड़ियों में जकड़कर रखा गया। सावरकर ने जेल में कैदियों के लिए स्लेट और पेंसिल व कुछ किताबों को उपलब्ध कराने के लिए हड़ताल की और सफल रहे। धीरे धीरे अंडमान जेल के एक कमरे को लाइब्रेरी ही बना दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जेल में हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए और कुछ कैदियों को अपना भोजन खुद बनाने की भी इजाजत मिल गई। सावरकर को अंडमान में असंतोष का जनक कहा जाता था, इसीलिए उन्हें ना तो अपने लिए खाना बनाने की इजाजत मिली और ना बाहर जाने की। वो उसी तीसरी मंजिल की कोने वाली कोठरी नंबर 7 में ही रखे गए। अक्टूबर 1914 में सावरकर ने अंडमान के चीफ कमिश्नर को लिखी याचिका में भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की अपील की ताकि वो विश्व युद्ध में स्वैच्छिक सेवा दे सकें। अपने जवाब में सरकार ने इससे साफ मना कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही सावरकर को जर्मन पनडुब्बी के माध्यम से छुड़ाने की बातें भी चली और ब्रिटिश अधिकारियों ने इन सूचनाओं को काफी गंभीरता से लिया। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली में बम फेंकने में भूमिका निभाने वाले और बाद में 1942 में जापान में आजाद हिंद फौज बनाने वाले
बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1915 में अंडमान पर जर्मन सहायता से नौसैनिक हमला कराने की और सभी राजनीतिक कैदियों को छुड़ाकर बर्मा ले जाने की भी योजना बनाई, पर यह योजना नाकाम कर दी गई।